ETF ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपर होल्डिंग फॉर लाइफ टाइम के लिए। ऐसी होल्डिंग, ऐसा कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF जिसको आप पूरी लाइफ के लिए होल्ड कर सको। तो वो किस तरह से आप सेलेक्ट करोगे? वो कौन सा तरीका है जिससे आप पूरी लाइफ होल्ड कर पाओगे, है ना? और फिर आप उस वेल्थ पर खड़े हो। इस तरह की सिचुएशन कैसे बन सकती है? तो आज हम ये चीज़ कवर करेंगे हमारे वीडियो सुपर होल्डिंग में, राइट? तो अगर आप कोई होल्डिंग करना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वो होल्डिंग आपके लिए फ्री होनी चाहिए। अब फ्री होल्डिंग कैसे होगी? सिंपल सा तरीका है, आपको इसके लिए अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना। आप कैपिटल जिस भी मेथड में यूज़ कर रहे हो, सुपर सोप में कर रहे हो या सुपर एसआईपी में कर रहे हो या किसी अदर मेथड से ट्रेड कर रहे हो, वहाँ से जो प्रॉफ़िट आता है, उस प्रॉफ़िट को आप कर सकते हो इन्वेस्ट। कंप्लीट प्रॉफ़िट को इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉफ़िट के किसी पार्ट को इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी सुपर होल्डिंग बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये होल्डिंग फ्री होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फ्री होल्डिंग कैसे बनेगी? आप अपनी कैपिटल को यूज़ नहीं करोगे, केवल और केवल आप प्रॉफ़िट से ही अपनी ये होल्डिंग बनाओ। इसके पीछे की जो होल्डिंग में साइकोलॉजी उसको समझो। जब आपने अपनी कैपिटल को यूज़ नहीं किया, केवल और केवल प्रॉफ़िट को यूज़ किया है, तो आपको इस होल्डिंग में लॉस होता है, तब भी आप उसे होल्ड कर सकते हो क्योंकि ये आपके लिए फ्री है। आपने मान लो प्रॉफिट हुआ आपको किसी स्ट्रेटजी में 10K का, और आपने उस 10K के प्रॉफिट को सुपर होल्डिंग के लिए रख लिया। अब मान लो उस पर 10% लॉस हो जाता है और 9K हो जाता है, तो भी आपको टेंशन नहीं है क्योंकि ये 10K आपका कंप्लीटली फ्री था। तो इस स्ट्रेटजी में आपकी कैपिटल लॉस पे नहीं होती। तो साइकोलॉजी हमें सपोर्ट करती है कि हम लाइफ टाइम इसको होल्ड कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है और वो थोड़ा नीचे आता है तो हम इसको बेच देते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है तो भी हम उसे बेच देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई 10-20% प्रॉफिट हो रहा है अब और वापस से नीचे आने लगेगा तब बेच देंगे। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये होल्डिंग जो है वो हमारे लिए फ्री है क्योंकि हमने केवल प्रॉफिट का इन्वेस्ट किया है, तो हम किसी भी कीमत पे इसको अभी नहीं बेचने वाले। अब ये है कि भाई आपको लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना है तो क्या होल्ड करें? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे पहला, स्टॉक। क्या हमें स्टॉक को होल्ड करना चाहिए? देखो, स्टॉक को लाइफ टाइम के होल्ड करने के लिए आपको अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। दूसरा, आपको उन स्टॉक्स पे क्या चेंजेज हो रहे हैं उनके क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स देखने चाहिए। पॉजिटिव चेंजेज है तब तो आप उनको होल्ड रख पाओगे। अगर किसी सेक्टर विशेष में या किसी स्टॉक स्पेसिफिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसे बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आ रहे हैं, सब कुछ मेहनत कर रहे हो, तब भी आप उसे लाइफ टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी के बारे में आप ये नहीं कह सकते पूरी लाइफ टाइम अच्छी चलेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ्स एक तरह के म्यूचुअल फंड ही है, पर ईटीएफ्स को हम नॉर्मली होल्ड करने के लिए नहीं यूज करते, हम इन्हें ट्रेड के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप ईटीएफ्स रखोगे तो वो उनकी फ्लक्चुएशन प्राइस की ऊपर नीचे आपको दिखेगी और हो सकता है उस दौरान आप उन्हें आसानी से सेल कर दो। तो हम हमारे लिए इजी ऑप्शन रखते ही नहीं है कि हम इसे सेल करें। हम कह रहे हैं इसे सेल ना हो, इसलिए ईटीएफ भी यहाँ रिजेक्टेड है। अब आता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। देखो, एक्टिव म्यूचुअल फंड वो है जहाँ पे फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के आधार पर बाई करता है, सेल करता है उसके इंटरनल स्टॉक्स को। तो इसका मतलब आपको किसी फंड मैनेजर की क्वालिटी पे बिलीव करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों से लोग कह रहे थे क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? जब हमारा ईटीएफ का वीडियो आ रहा था तो कई लोग कह रहे थे इतना क्यों करे क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। पर अब आप देखोगे क्वांट म्यूचुअल फंड लास्ट 6 मंथ से खराब परफॉर्म करने लग गया। तो कोई म्यूचुअल फंड अच्छा अभी कर रहा है तो आगे ही अच्छा करेगा, ये भी रिस्की काम है। हो सकता है किसी एएमसी में आप लाइफ टाइम के लिए बहुत सारा पैसा कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटजी पे इन्वेस्ट करते हो तो वो भी रिस्की है। तो मैं तो इसे भी अच्छा चॉइस नहीं मानता हूँ। तो यहाँ मैं मानता हूँ इंडेक्स फंड को।
क्योंकि इंडेक्स फंड में जो बाइंग होती है वो इंडेक्स के रेशियो में होती है, और इंडेक्स को एनएससी की सब्सिडरी है निफ्टी इंडाइसेज वो मेंटेन करती है, तो किसी एक फंड मैनेजर पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरे सामने जो बेस्ट ऑप्शन आया होल्ड करने के लिए वो आया इंडेक्स फंड। कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड रख सकता है। ईटीएफ और स्टॉक्स, ईटीएफ नहीं रखना चाहिए था क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से है, क्योंकि रोज आपको इसका प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेगा तो हो सकता है आप इसे कभी बेच दो। और स्टॉक्स की बात है तो आपको लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए तो स्टॉक्स बहुत ही मुश्किल होगा। क्लियर है? तो मैं जा रहा हूँ इंडेक्स फंड के साथ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड। वैसे तो कई तरह के इंडेक्स फंड होते हैं, पर मैंने इसे 3 ग्रुप्स में बाँट दिया। पहला ब्रॉड मार्केट, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड 150 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, इस तरह के जो केवल मार्केट कैप बेसिस है। फिर दूसरा आता है सेक्टोरल और थीमेटिक। देखो, सेक्टोरल फंड या सेक्टोरल इंडेसेज वो होते हैं जो किसी एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री को फोकस करे, और थीमेटिक वो होते हैं जो 2-3 अलग-अलग सेक्टर्स को मिला के एक कंबाइन थीम पे चल रहा हो। जैसे अभी इंफ्रा थीम चल रही है, कंजप्शन थीम चल रही है, इसमें अलग-अलग सेक्टर्स के हैं, उनको मिला के किया जा रहा है। अब यहाँ ब्रॉड मार्केट इंडाइसेज है, वो अच्छी है, डाइवर्सिफाइड है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो, राइट? पर उनमें क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज हैं उनको वेटेज ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से उनमें जो रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। सेक्टर और थीमेटिक आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते लाइफ टाइम के लिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए इनको यूज कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सेक्टर अभी चल रहा हो सकता है वो आगे ना चले, बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म करे। तो यह तीसरा जो आता है वो स्मार्ट बीटा। स्मार्ट बीटा क्या है? ब्रॉड मार्केट इंडिसेज में थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी केवल मार्केट कैप के बेस पे ही इन्हें नहीं शामिल किया जाता। इनमें कुछ क्वालिटी फैक्टर्स यूज हो जाते हैं। तो ये ब्रॉड मार्केट की तरह ही डाइवर्सिफाइड है, पर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कुछ फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है, फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इंडेक्स फंड में सेकंड कैटेगरी मैंने स्मार्ट सेलेक्ट किया है, स्मार्ट बीटा। अब देखो, स्मार्ट बीटा जो इंडेक्स फंड है वो कुछ स्मार्ट फैक्टर्स पे काम करते हैं। क्या क्या स्मार्ट फैक्टर्स होते हैं? पहला होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब पी रेशियो कम होना चाहिए, पीबी कम होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली ये है आपकी वैल्यू पे बेस्ट होती है। क्वालिटी में होता है पी पीवी कम होने चाहिए, आरओसी आरओई, है ना, प्रॉफिट ग्रोथ ये ज़्यादा होनी चाहिए। मोमेंटम का मतलब होता है प्राइस जल्दी से बढ़नी चाहिए। तो अब प्राइस जल्दी बढ़ेगी तो प्राइस के जल्दी गिरने के भी चांस हैं। अल्फा, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म किया। इक्वल वेट का मतलब जैसे निफ्टी 50 है, पर निफ्टी 50 में कुछ कंपनीज का वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, पर इक्वल वेट में सभी कंपनीज का वेटेज इक्वल कर दिया जाता है। जिसका फायदा ये होता है कि वो कंपनीज जो छोटी है, जिनका मार्केट कैप कम है, उनका वेटेज भी ज़्यादा हो जाता है, और वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो रिटर्न अच्छे आ जाते हैं। लो वोलेटिलिटी का मतलब उनकी प्राइस में कम फ्लक्चुएशन, हाई बीटा, और एक मल्टी फैक्टर भी होता है, जिसका मतलब उसमें ये सारे फैक्टर्स हैं, एक दो या तीन फैक्टर्स को मिला दिया जाता है। जैसे लो वोलेटिलिटी, अल्फा का फंड अवेलेबल है, मोमेंटम और क्वालिटी का अवेलेबल है ना, लो वोलेटिलिटी और वैल्यू का अवेलेबल है। इस तरह से दो दो तीन तीन को भी मिला के बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर चॉइस की बात करें कि कौन सी चॉइस है जिन पे हम सोच सकते हैं, तो मेरा ये मानना है अभी कि एक तो आप वैल्यू के साथ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होनी चाहिए। दूसरा जो आप ट्राई कर सकते हो वो मोमेंटम के साथ ट्राई कर सकते हो। तीसरा आप जो ट्राई कर सकते हो वो मोमेंटम और क्वालिटी को मिलाने वाला, राइट? इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, और भी ट्राई कर सकते हो, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। पर वैल्यू आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम होल्डिंग के प्लान कर रहे हो तो वैल्यू बेस्ट है। तो मैं अभी आपको वैल्यू और मोमेंटम के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
अब बात करते हैं हमारे पास वैल्यू इंडाइसेज क्या है, क्योंकि जो भी आपका इंडेक्स फंड होता है वो किसी ना किसी इंडेक्स पे बेस्ड होता है। तो हमारे पास अभी 3 वैल्यू इंडेक्स अवेलेबल है। निफ्टी 50 वैल्यू 20, यानी निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से 20 स्टॉक्स को वैल्यू के आधार पे आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। फिर दूसरी जो है निफ्टी 200 वैल्यू 30। निफ्टी 200 के जो स्टॉक्स हैं उनमें से 30 स्टॉक को वैल्यू स्टोर के आधार पे सिलेक्ट किया जाता है। और तीसरा है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। निफ्टी 500 के 500 स्टॉक में से 50 स्टॉक्स को वैल्यू स्कोर के आधार पे सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो इस ये कर लो, थोड़ी मॉडरेट रिस्क के साथ ये, और बहुत ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा रिटर्न के साथ है तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। तो मैं यहाँ इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स, क्योंकि 500 कंपनियों में से 50 कंपनी सेलेक्ट करते हैं और बहुत लंबा प्लान है, लाइफ टाइम का हमारा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, 50 कंपनियों में डाइवर्सिफाई होना बहुत अच्छी बात है। और जल्दी जल्दी कंपनी चेंज भी नहीं होगी कि मान लो कोई कंपनी इस स्कोर में 50वें स्थान पे है और वो बढ़कर मान लेते हैं कि 30वें पे आ गई, 10th पे आ गई, तो जल्दी चेंज नहीं होगी। और मान लो यहाँ कोई कंपनी है 20वें स्थान पे, वो जल्दी बढ़कर यानी उसका स्कोर गिर गया और वो 30 पे आ गई तो वो बाहर निकलेगी। तो टर्न और भी इसमें बढ़ता है, इसमें टर्नओवर कम है, राइट। निफ्टी 50 है यानी पहले 50 स्टॉक्स हैं तो इनमें रिटर्न भी कम होता है, पर पूरे 500 स्टॉक में से हैं तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब में एलोकेशन हो जाएगा। अलग अलग सेक्टर्स भी आ गए, देखो इसमें पूरा निफ्टी 500 यूनिवर्स आ गया, राइट। पूरा 500 यूनिवर्स आ गया, अलग अलग सेक्टर्स भी आ गए, राइट। लार्ज मिड स्मॉल सब कवर हो गए और 50 कंपनीज भी कवर होगी। तो मेरे हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट इंडेक्स निफ्टी 500 वैल्यू 50 ही है। अब बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 में क्या क्या पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब कि स्टॉक की प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर दिया जाए, है ना। अर्निंग मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से अगर हम स्टॉक की प्राइस को डिवाइड कर दें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस को पर स्टॉक जो बुक वैल्यू है, कंपनी की जो प्राइस है उसमें सभी स्टॉक्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स का डिवाइड करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू आती है, और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस में बुक वैल्यू का डिवाइड करेंगे, प्राइस टू ये भी कम होनी चाहिए। प्राइस टू सेल्स रेशियो, कंपनी जितनी सेल्स करती है उसकी प्राइस के साथ क्या रेशियो है वो भी कम होना चाहिए, और डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना चाहिए। ये चार फैक्टर्स इंक्लूड करता है, राइट। प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड। पहले तीन कम होने चाहिए, जितने कम उतने अच्छे, और चौथा ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर हम इससे इंडिसेज का, इस इंडेक्स का निफ्टी 500 वैल्यू 50 का पोर्टफोलियो को समझते हैं, तो पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज़ है मेथडोलॉजी। तो ये कौन सा मेथड है, टिल्ट वेटेड, डायरेक्ट वेट नहीं है, वेट को फैक्टर्स के आधार पर थोड़ा घुमाया गया है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, तो 50 है। इसकी लॉन्च डेट क्या है, तो सितंबर 28 2018। बेस डेट जहाँ से ये डाटा कैलकुलेट किया जाता है बैक टेस्टिंग पे, जब किसी इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले के डाटा को थोड़ा बेस बनाया जाता है, तो वो है 1 अप्रैल 2005। और इसकी बेस वैल्यू, उस समय जो बेस वैल्यू ली थी वो थी 1000। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी इसकी वो एंड ऑफ द डे है। इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है सेमी एनुअली, यानी 6 महीने पे इसमें से रीबैलेंस किया जाएगा कि कौन से का पोजीशन कम हुआ है, कौन से का ज़्यादा करना है, या फिर कौन सा नया स्टॉक जुड़ेगा, कौन सा हटेगा। इस तरह से ये किया जाता है आपका सेमी एनुअली, राइट। बात करते हैं सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, जो करंट में
मंथली पोर्टफोलियो जो डिस्क्लोजर होता है उसके बेसिस पे हम बात करें तो करंट पे जो इनका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा है ऑयल गैस एंड कंजप्शन फ्यूल में 27%, है ना। ये आपके इसमें सबसे ज़्यादा है ये वैल्यू में। फिर नंबर 2 पे आता है फाइनेंस, फिर मेटल एंड माइनिंग, फिर पावर 11%, फिर केमिकल 8%, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर सर्विस और फिर कंस्ट्रक्शंस, राइट। तो आप देख सकते हो इस समय फाइनेंस का, ऑयल गैस का, है ना, एनर्जी वाला हो गया, और मेटल्स एंड माइनिंग का, पावर का, ये सेक्टर जो है वो वैल्यू सेक्टर है। यानी इनमें प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स कम है और डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। तो इन सेक्टर में लोकेशन एलोकेशन अभी बढ़ रखा है। मान लो कुछ समय बाद में इनकी प्राइस से बढ़ जाती है, कोई दूसरा सेक्टर नीचे आ जाएगा, तो ये अपने आप जो आपका इंडेक्स फंड है वो इसके अकॉर्डिंगली जब आपकी इंडेक्स चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। आपको अपनी होल्डिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस इंडेक्स के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं 1 ईयर का बता रहा हूँ। दो तरह के रिटर्न है, प्राइस रिटर्न यानी केवल जो प्राइस में रिटर्न हुआ, और टोटल रिटर्न, इसका मतलब प्राइस में जो डिविडेंड मिला उसको भी ऐड कर दिया गया। तो ये 69.25 है प्राइस रिटर्न, पर हमें इंडेक्स फंड में जो होता है वो टोटल रिटर्न ही कंसिडर करना चाहिए। तो टोटल रिटर्न हमें मिल रहा है 71.66%, क्योंकि जो डिविडेंड मिलेगा किसी भी इस इंडेक्स फंड की होल्डिंग में तो वो री इन्वेस्ट हो जाता है, तो 71.66% का मिल जाएगा। 5 ईयर का हम सी ए जी आर बात करें तो 37% बहुत अच्छा है। सिंस इंसेप्शन की बात करें यानी 2005 से लेके अभी तक का तो 18% का। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिना किसी झंझट के आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है, राइट। अभी यहाँ की टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो आपको पता है सेक्टर के आधार पे कौन सी कंपनीज टॉप में आएगी। तो देखो सिंपल है, एन टी पी सी 5.795, वेदांता माइनिंग की कंपनी, एन टी पी सी जो है पावर कॉरपोरेशन है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनर्जी की होगी। ओ एन जी सी 5.26, ऑयल एंड गैस वाली ग्रेशियम जो सीमेंट बनाती है, अदर भी काम है पर सीमेंट का मेन है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, स्टेट बैंक एंड इंडियन ऑयल। तो स्टार्टिंग की जो इसकी होल्डिंग्स है टॉप पे, वो आप देख सकते हो एनर्जी से रिलेटेड है। तो यानी ये सेक्टर अभी नीचे की तरफ में वैल्यू सेक्टर बन गया है। तो यहाँ इस समय बाइंग हो जाएगी, जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेगा इंडेक्स अपने आप, इंडेक्स फंड, और आपको कोई चेंजेज नहीं करना होगा। प्राइस चार्ट को देखोगे तो देखो 2005 पे ये 1000 की प्राइस पे स्टार्ट हुई है, और 2020 तक आप बात करोगे तो ये 2500 के आसपास तक थी, यानी ऊपर गई थी वापस नीचे आ गई 2500 के आसपास। यानी इसने 2.5 गुना कर दिया था, और काफ़ी लंबे टाइम में, राइट, यानी 15 ईयर्स में। फिर आगे वाले में ये तेज़ी से चला, राइट। इस तरह से आप कह सकते हो वैल्यू इंडेक्स इस तरह से हो सकती है, कुछ टाइम तक आपकी ये होल्ड रहे और फिर तेज चले, और फिर वापस से होल्ड रहे फिर तेज चले। तो आपको क्या करना है कि हर हर प्राइस पे इसको बाई करते रहना है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न हो सकता है। अभी हम बात करें तो इस इंडेक्स पे अवेलेबल फंड्स कौन से हैं, तो एक तो ये कोई यूटीआई का निफ्टी 500 वैल्यू 50 अवेलेबल है। दो फंड्स के एनएफओ ओपन है, निफ एक्सिस का और बंधन का एनएफओ ओपन है, राइट। तो तीन फंड अभी हो जाएंगे इसमें। दो फंड नए आ रहे हैं, तो देखो अभी मार्केट टॉप पे है और सभी को लग रहा है ये कभी भी गिर सकता है। ऐसे में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन वैल्यू ही होता है, और वैल्यू में भी अगर आपको 500 का वैल्यू 50 मिले तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि 500 कंपनियों में से 50 कंपनीज आपने वैल्यू के आधार पे सेलेक्ट की है। दूसरा जो आप इसके साथ में ट्राई कर सकते हो, अभी इसको ट्राई करने का टाइम नहीं है, हाँ, जब मार्केट करेक्ट हो जाता है और लगता है मार्केट अब नीचे है, तब आप मोमेंटम इंडाइसेस ट्राई कर सकते हो। तो मोमेंटम इंडाइसेस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो पहले निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, यानी 200 कंपनी में से 30 कंपनी मोमेंटम के आधार पर सेलेक्ट करो। देखो हमारे पास 200 कंपनी में से
30 कंपनी वैल्यू के आधार पर भी है और मोमेंटम के आधार पर भी है। और वैल्यू और मोमेंटम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कभी कुछ सेम भी हो सकते हैं कि यानी कोई प्राइस बहुत नीचे चली है स्टॉक की तो वैल्यू है तो उसमें वैल्यू में बाइंग हो गई, और प्राइस जब ऊपर दौड़ने लगी उसी टाइम मोमेंटम ने भी उसको कैच कर लिया। तो कई बार क्या होता है, मोमेंटम की इंडेक्स जब रीबैलेंस होगी उसके बाद वो आएगा, पर वो स्टॉक पहले किस में रहेगा, वैल्यू में रहेगा। हो सकता है उसने प्राइस में आगे दौड़ गया हो, फिर भी अभी वो क्या हो, वैल्यू ही हो और मोमेंटम में भी शामिल हो गया हो। तो आप मोमेंटम को वैल्यू के कॉम्प्लीमेंट में देख सकते हो। दूसरा जो हमें मोमेंटम है वो मिल रहा है निफ्टी मिड 150 मोमेंटम 50, तो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा रिस्क के साथ हो सकता है, क्योंकि उसमें लार्ज कैप भी इंक्लूड है। इसमें लार्ज कैप नहीं है, 150 कंपनीज पूरी की मिड है, उसमें क्या है 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप है। फिर जो आता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, अगेन मेरा फेवरेट। अभी तक मैंने इसमें स्टार्ट नहीं किया है, निफ्टी 500 वैल्यू 50 में मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसमें मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो इसमें आगे देखेंगे जब मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के, तो आपके पास निपॉन इंडिया का और मोतीलाल ओसवाल का अभी नए ही फंड, इंडेक्स फंड आए हैं तो ये अवेलेबल है, और फ्यूचर में और भी आएगा, और एक साथ में मोमेंटम और क्वालिटी वाला भी आ रहा है, और इनके ईटीएफ्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। वैल्यू निफ्टी 500 वैल्यू 50 का कोई ईटीएफ अभी अवेलेबल नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट बात देखनी है किसी भी फंड के बारे में, वो एलएस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए वो अवेलेबल होने वाला होना चाहिए। देखो, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम इसे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं, कभी हम इसे सेल नहीं करने वाले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन फंड्स की हमें कभी ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसका बेस्ट तरीका है कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, इन फंड्स में लोन अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 की, जो अभी फंड अवेलेबल है जिसमें मैंने ऑलरेडी बाइंग स्टार्ट कर रखी है, 3 इंस्टॉलमेंट इसमें जा चुकी है, तो 3 एसआईपी जा चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 की, तो वो एलएएस एलिजिबल है, यानी उसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने लोन लेने के बारे में समझी, वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डीमेट फॉर्म। देखो, अगर आप जीरोदा के कोइन ऐप के जरिए बाई करते हो तो जीरोदा का जो कैपिटल बैंक है या लोन जीरोधा कैपिटल लिमिटेड के नाम से जो है, वो लोन देती है डीमेट फॉर्म में। पर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली ट्राई करते हो तो मैंने देखा कि डीमेट फॉर्म में वो अभी अवेलेबल नहीं है लोन। हो सकता है फ्यूचर में हो जाएगा, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है कि आगे अवेलेबल होगा, तो डीमेट फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं है। एक दूसरा तरीका जो होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उस पे लोन अवेलेबल रहता है उस फॉर्मेट में, यानी एक डीमेट है और एक फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल फॉर्म का मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपका जिस एएमसी से खरीदते हो वहाँ पे एक अकाउंट बन जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो जाता है, उसमें अवेलेबल है। तो मैंने अभी लेटेस्टली ट्राई किया, एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड सेंट्रल नाम का ऐप है, जो ये केम्स और केफिन है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को इश्यू करती है, उनके ज़रिए है। थोड़ा-सा उसमें प्रॉब्लम है कि वो इतना एफिशिएंट नहीं है वो ऐप, कि वहाँ आपको समझ में आए कि बाइंग प्राइस क्या थी, प्रॉफ़िट कितना दिखा रहा है। वो डायरेक्ट आपको करंट वैल्यू दिखाता है कि भई इतनी वैल्यू हो गई, इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं दिखा रहा। टेक्नोलॉजी के लिए वो थोड़ा कमज़ोर है, पर मेरे को वो अच्छा इसलिए लगा कि एक तो एसओएस दे रहा है और दूसरा वो आपको केवल ये बता रहा है कि भई आपका जैसे 5000 इसकी करंट वैल्यू है और इन्वेस्टेड 0 बता रहा है। तो यही तो हमारा तरीका है। यही तो हमारा तरीका है। हम क्या मान रहे हैं कि हम केवल प्रॉफ़िट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल हमारी तरफ से लगी हुई इसमें 0 है, और वहाँ पे अकाउंट में ये शो हो रहा है कि आपका प्रॉफ़िट है कंप्लीटली और इन्वेस्टमेंट 0 है, तो इसका मतलब बेस्ट है।
वो आपको ये नहीं बता रहा कि कितने परसेंट का प्रॉफ़िट है। वो आपको कह रहा है कि बस करंट वैल्यू इतनी है, तो बस करंट वैल्यू देखो और खुश रहो। आपको इन्वेस्टेड अमाउंट देखनी ही नहीं है, क्योंकि आप उसे बेचने वाले नहीं हो। आप जब लोन लोगे, तो करंट अकाउंट वैल्यू के आधार पे ही मिलेगा। मुझे लगा ये बेस्ट है, तो मैंने अभी एक यूनिट परचेज़ की एमएफ सेंट्रल में। प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी है। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या मैंडेट जिसमें ऑटोमेटिकली कटता है, उसके ज़रिए बाई कर सकते हो। तो मैं उसको यूपीआई के ज़रिए ही करने वाला हूँ, जिसका मतलब है मेरी जो भी प्रॉफ़िट होगा अदर स्ट्रेटेजी में, उसका कुछ हिस्सा मैं मंथली बेसिस पे उसको खरीद लूँगा। हो सकता है मैं फ्यूचर में ये प्लान करूँ कि पूरा प्रॉफ़िट, जैसे मान लो किसी महीने मेरा 7000 प्रॉफ़िट हुआ तो 7000 खरीद लिया, किसी महीने मेरा 3000 प्रॉफ़िट हुआ, तो मैंने उस मंथ 3000 का खरीद लिया। जितना भी अदर मेथड्स में मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है, उस प्रॉफ़िट को मैं वहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एक ये है कि इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखो, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ लमसम इन्वेस्ट करो। मार्केट का कुछ नहीं पता कि कल को और ऊपर जाए या बहुत नीचे जाए। पर आप एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट करते हो, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है और आपकी एवरेज प्राइस मेंटेन होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म पे कभी भी आप लॉस में नहीं दिखाई देते हो, अगर आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हो अच्छे इंडेक्स फंड में, थोड़ा विचार करके, है ना। तो ये एक ऑप्शंस हैं जिसको मैं यूज करने वाला एसआईपी में। जॉइन एस फॉर फ्री, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। आपके कोई कमेंट्स हो, आपके कोई डाउट्स हो तो हमको पूछें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।